फिर ये कृमि ऐसे ट्रांसमिट होते हैं कि एक को अगर कृमि है वो अगर मल अगर गिरता है उसका, और हमारे यहाँ लोग डिस्टेंट प्लेस पे या बायो डिस्पोजल नहीं करते हैं, गोबर का ढेर लगा लेते हैं किसान भाई लोग। तो उससे क्या होता है, जब हवा आती है तो उड़ के हमारे पशुओं के खाने के साथ अंडे उनके पेट में जाते हैं और वो स्पोरुलेट होके बड़े बड़े एडल्ट वर्म्स बन जाते हैं। मीटर्स तक उनकी साइज होती है, जो कि बहुत डेंजरस है। वो पर डे कम से कम 3 से 4 ml ब्लड सकिंग करते हैं अपने एनिमल के शरीर से। तो जितना कम ब्लड रहेगा शरीर में उतना कम दूध उत्पादन होगा, क्योंकि दूध उत्पादन तो खून से ही होता है। जब 500 ml खून गुजरता है उसके अडर से जानवर के, तब 1 बूंद दूध बनता है 0.5 ml। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्मर चॉइस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये हमारा सेकेंड पार्ट बन रहा है और आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं डीवॉर्मिंग के बारे में। सर हमें पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। आज हमारे साथ में सर हैं डॉक्टर सतीश जी शर्मा। सर, सबसे पहले आप एक शॉर्ट इंट्रो हमारे सभी फार्मर्स को दीजिए आपके बारे में। जी, मैं डॉक्टर सतीश शर्मा यहाँ बड़नगर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट उज्जैन में पदस्थ हूँ, और हम राम भाई के साथ में काफ़ी सारे इनके जो डेयरी फार्मिंग में क्या क्या चीज़ें रहती हैं उनके बारे में डिस्कस करते रहते हैं। आज ये पर्टिकुलर टॉपिक है इनका डीवर्मिंग, जिसको कृमिनाशक दवाइयों का किस तरह से अपने फार्म पे उपयोग करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जी 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 सर, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि डीवॉर्मिंग होता क्या है। अभी तो फार्मर्स को पता ही नहीं रहता है, जो लोग डेयरी फार्मिंग करते हैं, यानी कि गांव में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता है डीवॉर्मिंग होता क्या है। सबसे पहले आप समझाइए डीवॉर्मिंग क्यों ज़रूरी है और सबसे पहले होता क्या है, ये बताइए। जी, तो किसान भाइयों, सबसे पहले डीवर्मिंग को हिंदी में कृमिनाशक दवाइयाँ बोलते हैं, इंग्लिश में डीवर्मिंग। तो कृमि के बारे में हमारे किसान भाइयों को एक भ्रांति होती है, केवल छोटे बछड़े और बछड़ियों में कृमि पाए जाते हैं, इसलिए वो केवल अर्ली एज पे देते हैं। पर किसान भाई हमारे ये गलती कर जाते हैं डीवर्मिंग के बारे में कि जब कृमि पेट में पड़ जाते हैं, जब उनके फीसेस के साथ में आते हैं, गोबर के साथ में, तब वो डीवर्मिंग देना चालू करते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है किसान भाइयों से कि डीवर्मिंग प्रिवेंटिवली देना है। डीवर्मिंग एक ऐसी मेथड है पेट के कीड़े साफ करने की कि जिसको प्रिवेंटिवली देना है, क्यूरेटिव नहीं देना है। प्रिवेंटिवली बीमारी होने से पहले देंगे तो अगर उनके एग्स भी होंगे तो वो एडल्ट नहीं बन पाएंगे। अगर एडल्ट बन गए तो उनके ऑर्गन्स में माइक्रोफाइलेरिया और इनके लार्वाज ट्रांसमिशन करते हैं, एक से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसमिट करते हैं, तो उनमें छेद कर देते हैं। आप ये समझ लीजिए लिवर और अदर ऑर्गन्स में, इंटेस्टाइन में, तो ब्लीडिंग होती है, चॉकिंग होती है और डेथ हो जाती है उनकी। तो उसको प्रिवेंटिव रूप में देना है। तो सबसे अच्छी उम्र है उनकी 5 दिन से 10 दिन का जब बछड़ा हो तभी अपने को डीवर्मिंग करनी है। फिर हर 20-20 दिन पे करिए, ठीक है। 3 महीने का हो जाए फिर 2-2 महीने पे करिए। तो इस तरह से अपन उनको मृत होने से बचा सकते हैं। जैसे कि हमारे भारत में बफेलो 56% बफेलोज हैं पूरी दुनिया की जो भारत में पाई जाती हैं। 56% बफेलोज में हम ये और ज़्यादा अचीव कर सकते थे, पर हमारे यहाँ काफ मोर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। जो भैंस के बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा मृत हो जाते हैं। उनका केवल एक ही कारण है कि लैक ऑफ अवेयरनेस। डीवर्मिंग के बारे में किसान भाई जानते नहीं है, डीवर्मिंग करते नहीं है। एक एस्केरिस नाम का एक कृमि होता है जो राउंड वर्म बोलते हैं, गोल कृमि। तो वो क्या करता है, इंटेस्टाइन में जाता है और इतनी ज़्यादा संख्या में पैदा हो जाता है, हजारों की संख्या में, कि इंटेस्टाइन की ल्यूमन को चौक कर देता है। जो इंटेस्टाइन की ल्यूमन होती है जिससे फीसेस पास होती है, उसको चौक करके उसकी डेथ कर देता है। ठीक है जी। तो सर, हम अब जानेंगे कि डीवॉर्मिंग किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। डीवर्मिंग सबसे पहले तो हमें एल्बेंडाजोल के साथ करनी चाहिए। लिक्विड फॉर्म आती है, ओरली देना रहती है। अगर जैसे बच्चा 3 महीने का हो जाता है और उसके शरीर पे अगर पेट के कीड़े की अपन ने एल्बेंडाजोल पहले दे दी, उसके बाद हमें लगता है कि ऐसी डीवर्मिंग करें कि जिससे एंडोपैरासाइट्स, अंदर के पेट के अंदर की कृमि, और बाहर के एक्टोपैरासाइट्स दोनों साफ हो जाएं, तो हम उसमें आइवरमेक्टिन ड्रग यूज कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छी ड्रग लॉन्च हुई है। अगर ड्रग रेजिस्टेंस की अपने को दिक्कत है जिन फार्म्स में रेगुलरली अगर डीवर्मिंग करते हैं, तो कई सारे एनिमल्स में डीवर्मिंग करते हैं और रिजल्ट नहीं आते हैं, कई नए कृमि आ जाते हैं, फीकल सैंपल जांच कराते हैं तब। तो हमें एक नई ड्रग आ गई है, उसको यूज करना चाहिए। क्लोसेंटल नाम है उसका ड्रग का, उसको आप यूज कर सकते हैं। जेनवेट के नाम से भी आती है और वेरक्लोज आती है शीप एंड गोट के लिए। सभी एनिमल्स में डीवर्मिंग रिक्वायर्ड होती है। अगर हम डीवर्मिंग नहीं करेंगे तो जो एनिमल्स को वर्म्स हैं फार्मर को अंदर ट्रांसमिट होंगे और फार्मर खुद कमजोर हो जाएगा। तो हमें जूनोटिक डिसीज से भी बचाती है डीवर्मिंग, हमारे पशु की हेल्थ अच्छी रहती है और प्रोडक्शन मेंटेन रहता है। जैसा कि हमने एआई वाले प्रोग्राम में बात करी थी कि अगर डीवर्मिंग नहीं करेंगे तो कंसेप्शन रेट भी कम होगी, रिपीट ब्रीडिंग होगी, गाय ठहरेगी नहीं एक बार में। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो सर, हम डीवॉर्मिंग को सब ब्रीड में कर सकते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर ऐसी ब्रीड रहती है जिनमें ही करना रहता है? डीवर्मिंग हमारे 100% जानवरों को करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि चाहे वो एडल्ट है चाहे वो यंग काफ है,
सभी के पेट में कृमि होते हैं और ये कृमि ऐसे ट्रांसमिट होते हैं कि एक को अगर कृमि है, वो अगर मल अगर गिरता है उसका, और हमारे यहाँ लोग डिस्टेंट प्लेस पे या बायो डिस्पोजल नहीं करते हैं, गोबर का ढेर लगा लेते हैं किसान भाई लोग। तो उससे क्या होता है, जब हवा आती है तो उड़ के हमारे पशुओं के खाने के साथ अंडे उनके पेट में जाते हैं और वो स्पोरुलेट होके बड़े बड़े एडल्ट वर्म्स बन जाते हैं। मीटर्स तक उनकी साइज होती है, जो कि बहुत डेंजरस है। वो पर डे कम से कम 3 से 4 ml ब्लड सकिंग करते हैं अपने एनिमल के शरीर से। तो जितना कम ब्लड रहेगा शरीर में उतना कम दूध उत्पादन होगा, क्योंकि दूध उत्पादन तो खून से ही होता है। जब 500 ml खून गुजरता है उसके अडर से जानवर के, तब 1 बूंद दूध बनता है 0.5 ml। तो आप सोचिए, जब ब्लड वॉल्यूम कम कर देगा, उसकी हेल्थ कम होगी और उसको डिसीज होने के चांस भी बढ़ जाएंगे, उसकी इम्यूनिटी पावर लो हो जाएगी और उसको ज्यादा डिसीज कैच करेंगे अपने पशु को। तो डिवर्मिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्राइम सब्जेक्ट है अगर फार्म को हमें क्लीन, डिसीज फ्री और हेल्दी रखना है तो। और हम जो खिला रहे हैं फीड, उसका 100% सदुपयोग करना है। अगर वर्म खाएंगे तो फिर वर्म बड़े होंगे। ज्यादातर किसानों की एक रिक्वेस्ट रहती है, मेरे को पूछते हैं, सर हमारी भैंस खल नहीं खा रही, हमारी गाय खल नहीं खा रही। खल ना खाने का कारण केवल यही रहता है कि पेट के अंदर कृमि होते हैं, तो उसको डर लगता है कि मैं ये खाऊंगी तो कृमियों का भोजन बनेगा। शुगर कंटेंट हाई होता है खल के अंदर, तो उससे वो ज्यादा बढ़ जाते हैं और संख्या में, तो एनिमल को और परेशान करते हैं। इसके फायदे आप थोड़े से बताइए। जी, जैसे अगर छोटे काफ्स हैं, अगर हमें उन्हें मोर्टेलिटी से बचाना है तो मृत्यु दर कम हो जाएगी अगर हम छोटे काफ्स में करते हैं। बड़े जानवरों में करते हैं, दुधारू जानवरों में तो फेनबेंडाजोल ड्रग यूज करनी चाहिए। मैं जो बताना चाह रहा हूँ किसान भाइयों को, फेनबेंडाजोल ड्रग का एक खासियत है, वो मिल्क विड्रॉल पीरियड 0 है उसका, दूध के अंदर नहीं आती है। तो हम जिसको भी दूध देंगे तो उसके अंदर ड्रग रेजिस्टेंस नहीं आएगा। तो इससे क्या फायदा होगा, जो हम फायदे की बात कर रहे हैं, इससे जब एडल्ट एनिमल को देंगे, लैक्टेटिंग एनिमल को, तो उसका दूध उत्पादन कम से कम 700 ml दूध बढ़ जाता है प्रत्येक एनिमल पे अगर डिवर्मिंग करते हैं। और आपको हर 3 से 6 महीने में डिवर्मिंग करनी चाहिए। जी, ठीक है सर। इसकी प्रोसेस कैसी रहती है? एक और चीज ऐड करना चाहूंगा मैं, कि जैसे अगर हीफर हैं जो एडल्ट होने से जस्ट पहले की स्टेज पे, उस समय वर्म का सबसे ज्यादा लोड होता है। जब उनकी जवान वाली अवस्था होती है, प्यूबर्टी पाती है गाय भैंस, तो उस समय उसको डिवर्मिंग नेसेसरीली करनी चाहिए, जिससे वो प्यूबर्टी जल्दी अचीव करेगी, तो हमारा कॉस्ट ऑफ फीडिंग वो भी कम हो जाएगा। डीवॉर्मिंग कैसे कर सकते हैं? कोई किसान भी इसे कर सकता है, जो पशुपालन कर रहा है वो भी इसे कर सकता है, या फिर डॉक्टर से ही करवाना होगा? जी, डिवर्मिंग किसान अपने घर पे लाके खुद कर सकता है, पर हमेशा मेरी एक सलाह रहती है कि अगर किसान भाई डिवर्मिंग करना चाहते हैं अपने पूरे फार्म की, तो हमेशा डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाएं। बेसिक मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर दिया है कि छोटे काफ के लिए एल्बोमार नाम से आती है एल्बेंडाजोल, लिक्विड फॉर्म यूज करना चाहिए, इजी पड़ता है, डोज भी सही बन जाता है। और अगर एडल्ट का करना है तो 3 ग्राम की बोलस आती है, जो दूध दे रहे हैं। दुधारू जानवर का करना है तो दूध वाले जानवर का करेंगे तो फेनबेंडाजोल के साथ करें। अगर एक्टो और एंडो दोनों पैरासाइट्स का इन्फेस्टेशन है, जैसे टिक्स और लाइस भी हो रहे हैं बॉडी के ऊपर, तो हमें करना है तो क्लोसेंटल ड्रग यूज कर सकते हैं, ज़ेनबेट के नाम से आता है। सर, इसके नुकसान कुछ होते हैं या फिर इसमें कोई नुकसान नहीं? अगर गलत उम्र पे, जैसे गलत डोज तो नुकसानदायक है, और गलत उम्र पे कर दिया, जैसे किसी ने गाभिन जानवर में वो ड्रग दे दिया प्रेग्नेंट गाय को, गाभिन में जैसे पहले महीने से 9 महीने तक देना ही नहीं है। नहीं, दे सकते हैं, पर सेफ ड्रग आती हैं, अपने को उनको यूज करना है। जैसे कुछ ड्रग्स के साइड इफेक्ट पाए गए हैं, जब अपन स्ट्रेस में है एनिमल तब नहीं देना है, ये साइड इफेक्ट होते हैं। स्ट्रेस के टाइम पे डिवर्मिंग कभी नहीं करनी है। डिवर्मिंग कब करें, जब एनिमल हेल्दी हो। हम जब भी फार्मर्स को मैंने देखा है, जब काफ बीमार हो जाता है तब डिवर्मिंग करते हैं, तो और ज्यादा उसके लिवर पे स्ट्रेस डाल देता है, ये इसका साइड इफेक्ट होता है। पर कब होता है, जब स्ट्रेस में होगा। आप नॉर्मल टाइम पे देंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं डिवर्मिंग। सर, पता कैसे करें कि किस गाय को क्या जरूरत है या डिवॉर्मिंग करना जरूरी है? ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। इसके लिए अपने कामधेनु पशु चिकित्सालय है अपने बड़नगर में, वहाँ पे लैब स्थापित है। फीकल सैंपल एग्जामिनेशन करते हैं हम फ्लोटेशन मेथड से। फीकल सैंपल आप छोटे छोटे सैंपल्स के यहाँ से वायल देते हैं, और रैंडम सैंपल आपको कलेक्ट करके देना है फार्म से। यहाँ हम सेंट्रीफ्यूज करके उनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि किस बीमारी के अंडे हैं। अंडों को पहचान के हम बीमारी की ड्रग पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब कर देंगे, और आपका काम पर्टिकुलर ड्रग ऑफ चॉइस से हो जाएगा। तो हमारे फार्म बिल्कुल वर्म फ्री रहेगा। जी सर, इसकी कॉस्टिंग क्या आती है अगर कोई डिवॉर्मिंग कराए? आजकल तो बहुत सारे लोग डरते हैं कि यार काफ़ी खर्चा हो जाएगा इसमें। नॉर्मली अगर छोटे काफ की करनी है तो 30 रुपीज़ कॉस्ट है, और बड़े जानवर की करनी है तो 50 रुपीज़ के अराउंड में बोलस आती है। तो कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, जितने उसके फ़ायदे हैं। तो इंजेक्शन से ही दे सकते हैं या फिर? जी, जैसा कि आपने जो सवाल में किया है कि इंजेक्शन से डिवर्मिंग, ये इंजेक्शन से डिवर्मिंग जो होती है उसमें केवल एक ही तरह के वर्म कवर होते हैं, पेट के अंदर के राउंड वर्म्स। पर जो फ्लैट वर्म्स होते हैं, रूमन के लिवर फ्लुक्स होते हैं, या फिर रूमिनल फ्लुक्स होते हैं, जिनको अपन एम्फीस्टोम्स बोलते हैं, तो पैराएम्फीस्टोम्स होते हैं, बहुत कॉमन होते हैं शीप एंड गोट में, तब हमें क्लोसेंटल जैसी ड्रग पे ही जाना पड़ेगा।
ठीक है। इंजेक्टेबल से केवल एक्टोपैरासाइट्स और इंटरनल राउंड वर्म्स कवर होते हैं, तो वो कंप्लीट डिवर्मिंग नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है सर, जैसे कि हम अपने फार्म पर सभी एनिमल्स रखते हैं, यानी कि छोटे से लगाकर बड़े, जी। और बुल्स भी रखते हैं, तो उन सभी में सेम ही यूज़ कर सकते हैं या फिर सब में अलग अलग होगा? नहीं, सभी में सेम यूज़ कर सकते हैं आप, कोई इशू उसमें कोई इशू नहीं है। पर क्या होता है, हम पर्टिकुलर ड्रग ऑफ चॉइस पे जाते हैं, जैसा कि हम डॉक्टर्स हम लोग क्या करते हैं, हम सर्वे करते रहते हैं समय समय पे किस एनिमल में कौन सा वर्म निकला। तो अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तो वो क्या करेगा कि जिसको जिस तरह के वर्म्स पाए जाते हैं कॉमनली, अपन उस टाइप की ड्रग देंगे। तो बाकी अगर आप कॉमन से भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। सर, इसके बारे में अगर आप और कुछ कहना चाहें तो बताइए, क्यों ज़रूरी है या फिर हर फार्मर को करना चाहिए, उसके बारे में बताइए थोड़ा। मैं डिवर्मिंग के बारे में इसलिए कहना चाहूँगा कि हर एक फार्मर को डिवर्मिंग करनी चाहिए। मैं जब भी सैंपल कलेक्शन करता हूँ, जो आइडियल फार्म्स हैं इवन, उनके यहाँ भी वर्म्स का इंसिडेंस पाया गया है और सभी तरह के वर्म्स मिलते हैं। कई बार तो इतना मिक्स्ड मिलता है कि एक डिवर्मिंग वर्क भी ना करे, तो हमें इस चीज़ को इंटेंसिव प्रोग्राम के रूप में यूज़ करना पड़ेगा। इंटेंसिव प्रोग्राम का सीधा सीधा अर्थ है कि सतत प्रक्रिया में रखना पड़ेगा। रेगुलर डिवर्मिंग करें अपने छोटे से लेके बड़े एडल्ट जानवर तक, और डिवर्मिंग की ड्रग जब लें तो ये ध्यान रखें कि हम कौन से तरह के वर्म के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा काम करेगी और हमारे फार्म पे एनिमल हेल्दी रहेंगे, डिसीज़ फ्री रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। डिवर्मिंग के कई फ़ायदे हैं जिनको आप ले सकते हैं, बहुत कम कॉस्ट है। जैसा कि एनिमल का अगर 700 ml दूध भी बढ़ गया तो 700 ml दूध की कॉस्ट इतनी है जितना आप डिवर्मिंग दे रहे हैं, तो पर एक दिन में रिकवर हो जाता है, तो आप ज़्यादा कॉस्ट नहीं पे कर रहे हैं। ठीक है। तो सर, इसको हम कर कैसे सकते थे? महीनों में कितने महीनों, अगर बछड़े हैं तो उन्हें कितने टाइम में देना, ग्याबिन जो गाय हैं उनको कितने टाइम में देना, वो थोड़ा सा आप बता दीजिए। जैसे अगर ग्याबन गाय है तो उसको 6 महीने में एक बार डिवर्मिंग करें। ठीक है। और अगर बछड़े हैं तो उनको हर 2 महीने में डिवर्मिंग करें। जैसे अर्ली एज पे तो 5 दिन पे हो जाती है, 5 से 10 दिन पे, उसके बाद 1 महीने बाद, फिर 2 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, फिर 6 मंथ बाद, ये पैटर्न है। और जो दूध देने वाली हमारी गाय हैं उनको 6 मंथ पे आप मिनिमम डिवर्मिंग करें, पर जब भी डिवर्मिंग करें पूरे फार्म की एक साथ डिवर्मिंग करें। क्या होता है, हमने एक को दे दिया दूसरे को नहीं दिया, तो दूसरे के गोबर के थ्रू दूसरे को वर्म्स के एग होते हैं तो ट्रांसमिट हो जाते हैं। और एक तो ऐसा वर्म होता है जो अपने टुकड़े छोड़ता है शरीर के, जैसे सांप अपनी कैंचली छोड़ता है, आप ऐसे सोचिए। तो वर्म्स होते हैं वो सेगमेंटेड होते हैं, सिस्टोड्स बोलते हैं जिन्हें, तो वो टुकड़े छोड़ते हैं तो दूसरे एनिमल्स में बहुत इजीली ट्रांसमिट हो जाते हैं। ठीक है। और लाखों की संख्या में एक बार में एग छोड़ते हैं, तो हमें इनसे बचने के लिए डिवर्मिंग करनी ही पड़ेगी रेगुलर। तो एक साथ में हम इन्हें एक साथ पूरे फार्म के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट करिए, और अगर आप सर से और कुछ जानना चाहते हैं तो सर आपको बिल्कुल बताएंगे, आप कमेंट करिए। दोस्तों, मैं मिलता हूँ हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।